क्या नाम है चैप्टर का? मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। क्या क्या चीज़ें इसमें पढ़नी है हमको? इसमें हम मेनली दो चीज़ें पढ़ेंगे, एक तो मैग्नेटिक फोर्स के बारे में पढ़ेंगे और एक मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। दो चीज़ें क्या पढ़नी है? मैग्नेटिक फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, मैग्नेटिक फोर्स का मतलब ये होता है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा हो, अगर किसी भी चार्ज पार्टिकल को आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करवाओगे तो आप क्या देखोगे कि उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा। वो फोर्स जो लगता है वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लगता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। तो एक तो हम वो स्टडी करेंगे कि चार्ज पार्टिकल पे कितना फोर्स लगेगा। एक हम ये देखते हैं कि किसी करंट कैरिंग वायर को, एक वायर जिसमें करंट फ्लो हो रहा हो, अगर आप उसको भी मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो उसके ऊपर भी एक मैग्नेटिक फोर्स लगता है, तो वो कितना होगा उसको भी स्टडी करना है। तो एक तो हम मैग्नेटिक फोर्स के बारे में स्टडी करेंगे कि कितना होगा, क्या उसका फॉर्मूला होगा। दूसरी चीज हम लोगों को ये पढ़नी है कि मैग्नेटिक फील्ड जो डिफरेंट टाइप के जैसे एक कॉयल हो गई, एक सोलेनॉइड हो गई, या कोई सिंगल एक वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, या कोई मोटा वायर है, थिक वायर है, उसके आसपास कुछ मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्ट्स के लिए, अलग अलग टाइप की स्ट्रक्चर्स के लिए आप एक कॉयल बना सकते हो वायर की, आप एक स्ट्रेट वायर ले सकते हो, आप एक सोलेनॉइड ले सकते हो। इन सब का मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है ये हम कैलकुलेशन करके देखेंगे। तो इसके लिए हम कुछ लॉ पढ़ेंगे, उन लॉ की हेल्प से हम ये कैलकुलेशन करेंगे। तो दो चीज़ें पढ़नी है, कौन कौन सी पढ़नी है? पहली चीज़ क्या? मैग्नेटिक फोर्स, और दूसरी चीज़ क्या पढ़नी है? मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ना है। ठीक है जी। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ओरस्टेड। ओरस्टेड ने एक बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट किया था अपने टाइम पे। ओरस्टेड ने एक वायर लिया और उस वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक निडल्स को रख दिया। फिर उसने देखा कि जैसे ही वायर में करंट फ्लो किया तो करंट फ्लो करते ही वो जो मैग्नेटिक निडल रखी हुई है आसपास, उसमें डिफ्लेक्शन आना स्टार्ट हो गया। मैग्नेटिक निडल में क्या होता है, एक छोटी सी मैग्नेट होती है और उसमें एक ही केस में डिफ्लेक्शन आ सकता है ना। उसमें डिफ्लेक्शन एक ही केस में आएगा जब वहां पे कोई दूसरी मैग्नेट हो या मैग्नेटिक फील्ड हो। तो उससे उसने कंक्लूजन ये निकाला था, और स्टैंड ने अपने एक्सपेरिमेंट से ये कंक्लूजन निकाला था कि जब भी हम किसी वायर में करंट फ्लो करेंगे तो उसके पास में रखी हुई मैग्नेटिक निडल में इसलिए डिफ्लेक्शन आता है क्योंकि करंट कैरिंग वायर क्या करेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। क्या करेगा? एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। समझ में आई ये बात? मैग्नेटिक फील्ड किसको बोला जाता है? किसी भी करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ का वो रीजन, या किसी मैग्नेट के चारों तरफ का वो रीजन जहां पे उसका मैग्नेटिक इफेक्ट होगा। उस रीजन में अगर आप किसी दूसरी मैग्नेट को लेके आओगे या किसी करंट कैरिंग वायर को लेके आओगे तो आप देखोगे कि उसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है। तो उस रीजन को हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। जैसे अर्थ के चारों तरफ क्या होता है? ग्रेविटेशनल फील्ड होता है। उस ग्रेविटी के अंदर या ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर अगर आप किसी भी मास को लेके आओगे तो उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, है ना। mg से उसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो हमने ये देखा कि जब हम किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी भी करंट कैरिंग वायर को रखते हैं या किसी मैग्नेट को रखते हैं तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है। ठीक है। तो यहाँ पे ओरस्टेड ने क्या ऑब्जर्व किया कि जैसे ही किसी वायर में हम करंट फ्लो करते हैं तो उसके चारों तरफ रखी गई मैग्नेटिक निडल्स में डिफ्लेक्शन आना स्टार्ट हो जाता है। इसका मतलब ये जो करंट कैरिंग वायर है ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। क्या प्रोड्यूस करेगा? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अब उसके दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि ये मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में होगा। वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया करंट फ्लो करने से, ये तो आइडिया लग गया, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो इसको पता करने के लिए उसने क्या किया, ये जो बहुत सारे कंपास रखे हैं इनमें जो निडल्स में डिफ्लेक्शन आ रहा है उसकी डायरेक्शन देखी। उसने देखा इस वाली निडल में इधर डिफ्लेक्शन आ रहा है, इसमें इधर आ रहा है, इसमें ऊपर आ रहा है, इसमें इधर आ रहा है, इसमें इधर इधर। तो इन सारे जो निडल्स हैं इनकी डायरेक्शंस को मिलाया उसने, तो देखा एक सर्कल जैसा बन गया। तो उसने कंक्लूजन क्या निकाला कि किसी भी करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो ऐसे सर्कल्स की फॉर्म में होता है। कौन से फॉर्म में होगा? सर्कल्स की फॉर्म में होगा, सर्कुलर होगा ऐसे। उसने एक और एक्सपेरिमेंट किया इसको कंफर्म करने के लिए। उसने क्या किया, आयरन के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनको एक कार्डबोर्ड के ऊपर डाल दिया रेंडमली। फिर उसमें से एक वायर को आर पार बाहर निकाला ऐसे, जैसे यहाँ दिखा रखा है ये वायर, और उसके बाद में इस वायर में करंट फ्लो किया। उसने देखा कि जैसे इस वायर में करंट फ्लो किया गया तो करंट फ्लो करते ही ये जो आयरन की डस्ट या आयरन के छोटे छोटे पार्टिकल्स आपने डाल रखे थे चारों तरफ, ये एक सर्कुलर फॉर्म में अरेंज हो गए अपने आप ही, है ना। यहाँ पे ये डायग्राम में देख रहे हो थोड़ा थोड़ा ये सर्कुलर फॉर्म में अरेंज होते जा रहे हैं। तो ये सर्कल्स की फॉर्म में क्यों अरेंज हुए? क्योंकि वायर के चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कौन सी फॉर्म में होता है? सर्कल्स की फॉर्म में होता है, सर्कल्स की शेप में होगा। इसलिए
कंक्लूजन ये निकला कि इस करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसा होता है, सर्कल जैसा होता है, सर्कुलर फॉर्म में होगा, है ना, सर्कल्स की शेप में होगा। तो ये इसका कहना था ओरस्टेड का कि किसी भी वायर में जब आप करंट फ्लो करोगे तो उससे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। इससे पहले तक क्या माना जाता था कि इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक चार्जेस ये अलग चीज होती है और मैग्नेट्स, मैग्नेटिक फील्ड ये अलग चीजें होती है, इनका आपस में कोई लिंक नहीं है। पहले क्या माना जाता था, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फोर्स ये अलग टाइप की चीजें हैं और मैग्नेट्स, मैग्नेटिक फील्ड ये अलग टाइप की चीजें हैं, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन ओरस्टेड ने अपने एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव कर दिया था कि इलेक्ट्रिक करंट की वजह से या बेसिकली इलेक्ट्रिक चार्जेस के मोशन की वजह से जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है उसी से अल्टीमेटली मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स कौन है, इलेक्ट्रिक करंट, जो किसकी वजह से प्रोड्यूस होगा, चार्जेस के मोशन की वजह से प्रोड्यूस होगा। तो कंक्लूजन क्या निकला कि ये दोनों आपस में इंटर रिलेटेड चीजें हैं। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म ये अलग अलग सब्जेक्ट नहीं है, ये एक ही चीज के दो पहलू है। मतलब एक ही चीज को हम दो अलग अलग नजर से देखते हैं, दो अलग अलग तरीके से हम स्टडी करते हैं, तो दोनों में आपको रिलेशन भी समझ में आता है। ठीक है जी, इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। देखो, अगर किसी भी वायर में करंट फ्लो किया जाएगा तो हमको ये तो पता चल गया कि उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। किसी भी वायर में अगर करंट फ्लो किया जाएगा तो क्या होगा, उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। कैसे प्रोड्यूस होगा, देखो इस वायर के चारों तरफ सर्कल्स की फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड होगा, कुछ ऐसा। इस वायर के चारों तरफ ऐसे सर्कल्स की फॉर्म में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। लेकिन इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ये वायर के चारों तरफ ऐसे एंटी क्लॉकवाइज होगा या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, ये कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए एक रूल होता है, वो आप याद रखो, इसको हम बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल ये बोलता है कि जिस डायरेक्शन में वायर में आप करंट फ्लो कर रहे हो, वायर में जिस डायरेक्शन में करंट है उस डायरेक्शन में आप राइट हैंड थंब को रखो। कौन से थंब को रखना है, राइट हैंड के थंब को करंट की डायरेक्शन में रखना है। और फिर ये चेक करना है कि वायर के चारों तरफ फिंगर्स कौन सी डायरेक्शन में कर्ल हो रही है, कौन सी डायरेक्शन में मुड़ रही है। ये थंब को करंट की डायरेक्शन में रखने पे फिंगर्स जिस डायरेक्शन में कर्ल होंगी, थंब को करंट की डायरेक्शन में रखने से फिंगर्स जिस डायरेक्शन में कर्ल हो रही होंगी वही क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कंसिडर की जाएगी। जैसे यहाँ पे देखो, वायर में करंट ऊपर जा रहा है तो मैं थंब को ऊपर रखूंगा तो फिंगर्स इधर देखो इनवर्ड जा रही हैं और इधर से घूम के आउटवर्ड आ रही हैं। तो इधर तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होना चाहिए, इधर तो होना चाहिए इनवर्ड और इधर क्या होना चाहिए, आउटवर्ड। वायर के चारों तरफ ऐसे होगा ना मैग्नेटिक फील्ड, तो इधर तो इनवर्ड जा रहा होगा। वाले प्लेन में अगर वायर रखा है ऐसे तो ऐसे सर्कल्स बनेंगे, तो इधर तो इनवर्ड जा रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड, इधर से आउटवर्ड आ रहा होगा। समझ रहे हो बात। और इस चैप्टर में एक साइन कन्वेंशन भी है जो आपको ध्यान रखना है, एक सिंबल है जो आपको याद रखना है कि अगर कोई भी चीज प्लेन के परपेंडिकुलर इनवर्ड जा रही होगी तो उसको हम क्रॉस के सिंबल से बताएंगे, और अगर कोई भी चीज प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ आ रही होगी तो उसके लिए हम डॉट का सिंबल यूज करेंगे। तो क्रॉस का सिंबल किसके लिए है, इनवर्ड डायरेक्शन बताने के लिए, किसके लिए है, इनवर्ड डायरेक्शन बताने के लिए। और डॉट का सिंबल किसके लिए है, बोलो, आउटवर्ड डायरेक्शन बताने के लिए। आया समझ में, क्लियर एकदम। तो कोई भी करंट कैरिंग वायर हो उसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कैसा होगा, सर्कल्स की फॉर्म में होगा। डायरेक्शन कैसे पता करनी है, राइट हैंड थंब रूल से पता करनी है। राइट हैंड थंब को करंट की डायरेक्शन में पॉइंट करेंगे तो फिंगर्स आपको वायर के चारों तरफ प्रोड्यूस होने वाले मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएंगी। क्लियर एकदम बात, ठीक है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में आता है फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। हम पहली कैलकुलेशन करेंगे इस चैप्टर की कि अगर एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है तो उसके ऊपर कितना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। एक चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करवाया जाए तो उसके ऊपर कितना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, ये हमको कैलकुलेट करके बताना है। मान लो कि ये वाली एक्स एक्सिस है, ये है वाई एक्सिस और ये है जेड एक्सिस, और एक चार्ज पार्टिकल है क्यू, और ये जो चार्ज पार्टिकल है ये एक्स जेड प्लेन के अंदर, एक्स जेड प्लेन कौन सा होगा, एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस। जेड एक्सिस एक्चुअल में किधर होती है, बोर्ड के परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगी। तो एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस इसको मिलाने वाला ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इस प्लेन के अंदर ये मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v, और कितने एंगल पे मूव कर रहा है, एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पे मूव कर रहा है। केस क्या लिया है मैंने, एक चार्ज पार्टिकल है, अभी शुरुआत में कहाँ पे है, ओरिजिन पे है। कौन से प्लेन में मूव कर रहा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूव कर रहा है। इस हॉरिजॉन्टल प्लेन का नाम क्या है,
अब क्योंकि ये प्लेन एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस को कंटेन कर रहा है, एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस इसी प्लेन में है, इसलिए इस प्लेन को हम क्या बोलेंगे, एक्स जेड प्लेन। कौन से प्लेन में है ये, एक्स जेड प्लेन के अंदर मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v, इधर जा रहा है, ऐसे जा रहा होगा टेढ़ा, और एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, ये थीटा एंगल बना रहा है। मान लो कि यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड भी है, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, एक्स एक्सिस के अलोंग, ये मैंने एज्यूम कर लिया। मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में है, एक्स एक्सिस के अलोंग है। मैग्नेटिक फील्ड को हम बी के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमने एक्स एक्सिस के अलोंग कंसिडर कर लिया। अब हमको ये स्टडी करना है कि इसके ऊपर, चार्ज पार्टिकल के ऊपर कितना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा और उस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। दो चीजें पता करनी पड़ेंगी, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो एक तो डायरेक्शन क्या होगी फोर्स की, किधर लगेगा, एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग, जेड एक्सिस के अलोंग, या और कोई डायरेक्शन में जो भी होगा वो हम पता करेंगे, और एक कितना लगेगा ये पता करना है। ठीक है, अच्छा इसको समझने के लिए सबसे पहले तो ये बताओ कि ये जो चार्ज पार्टिकल है जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करेगा तो इसके ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, ऐसा हम बोल रहे हैं। ठीक है, तो उस फोर्स के लगने का रीजन क्या होगा, अगर आप रीजन ढूंढ लोगे तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किन किन चीज़ों के ऊपर वो मैग्नेटिक फोर्स डिपेंड करेगा। देखो यहाँ पे अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है तभी फोर्स लग रहा है इसके ऊपर। अच्छा क्यों लग रहा है पहले वो समझ लेते हैं। देखो जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो वो करंट प्रोड्यूस करता है, और करंट क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो मैग्नेट्स पास पास होती हैं तो एक दूसरे को रिपेल या अट्रैक्ट करती है, मतलब एक दूसरे पे फोर्स लगाती है। उसी तरीके से जब ये चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो ये कुछ करंट प्रोड्यूस करेगा, कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और वो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से अफेक्ट होगा, इंटरेक्ट करेगा आपस में, है ना। तो एक तो ये मैग्नेटिक फील्ड है और एक चार्ज पार्टिकल के थ्रू प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक फील्ड है, दो दो हो गए ना मैग्नेटिक फील्ड। तो जैसे दो मैग्नेट्स के ऊपर फोर्स लगता है आपस में पास पास आने पे, उसी तरीके से दो मैग्नेटिक फील्ड भी एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे, तो इस वजह से फोर्स लगेगा। रीजन समझ में आ गया क्या, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करेगा। पहली बात हमने ये करी कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगा रहा है, अगर ये नहीं होता तो मैग्नेटिक फोर्स लगता ही नहीं। मैग्नेटिक फील्ड है तभी तो चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, अगर ये नहीं होता तो मैग्नेटिक फोर्स कितना लगता, जीरो, लगता ही नहीं मैग्नेटिक फोर्स। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा तो मैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा होगा, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड कम होगा तो मैग्नेटिक फोर्स भी कम होगा, और अगर होगा ही नहीं है मैग्नेटिक फील्ड तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा ही नहीं। इसका मतलब ये है कि चार्ज पार्टिकल पे जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है वो इस मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना ज़्यादा ये होगा उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, यही तो लगाएगा मैग्नेटिक फोर्स। अगर खुद स्ट्रॉन्ग है तो ये ज़्यादा मैग्नेटिक फोर्स लगा रहा होगा, इसलिए कंक्लूजन क्या निकला कि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जितना ज़्यादा उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फोर्स। क्लियर है ये बात। दूसरी बात, अगर ये चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो ये करंट प्रोड्यूस कर रहा है। करंट का फॉर्मूला ये होता है I इक्वल्स टू Q बाई T। द फ्लो रेट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। द फ्लो रेट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अगर ये चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो ये करंट प्रोड्यूस करेगा। अब सोचो अगर इस चार्ज पार्टिकल पे चार्ज की वैल्यू ज़्यादा है, Q की वैल्यू अगर ज़्यादा है तो I भी ज़्यादा होगा, समझ रहे हो बात। अगर Q की वैल्यू ज़्यादा होगी तो I भी यानी करंट भी ज़्यादा होगा। अगर करंट ज़्यादा होगा तो इससे प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक फील्ड भी ज़्यादा होगा, और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड फिर उसके ऊपर ज़्यादा फोर्स लगाएगा। कैसे, जैसे एक मैग्नेट है उसके पास में एक वीक मैग्नेट लेके जाओ तो उसके ऊपर कम अट्रैक्शन या कम रिपल्शन फोर्स लगेगा, लेकिन अगर दूसरी मैग्नेट, पहले मैग्नेट स्ट्रॉन्ग है मान लो और दूसरी मैग्नेट मान लो वीक है, तो उसके ऊपर कम फोर्स लगा, लेकिन अगर दूसरी भी स्ट्रॉन्ग होती तो आप देखते कि उसके ऊपर ज़्यादा अट्रैक्शन या ज़्यादा रिपल्शन फोर्स लगता। अगर दोनों ही मैग्नेट्स स्ट्रॉन्ग हैं तो ज़्यादा फोर्स से अट्रैक्ट या रिपेल होंगी। एक मैग्नेट स्ट्रॉन्ग है लेकिन एक वीक है तो उसके ऊपर फोर्स कम लगेगा। तो उसी तरीके से अगर ये चार्ज पार्टिकल ज़्यादा चार्ज वाला है तो इसके मोशन से ज़्यादा करंट प्रोड्यूस होगा, क्योंकि Q की वैल्यू ज़्यादा होने से I बढ़ जाएगा, और I अगर ज़्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो इस चार्ज पार्टिकल पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लगने वाला फोर्स भी बढ़ जाएगा। यानी कि फोर्स डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल हो गया, चार्ज की वैल्यू के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, क्योंकि आप बोल रहे हो कि अगर चार्ज बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा, इसका मतलब दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये बात भी समझ में आ गई क्या, ठीक है जी। तीसरी बात,
वेलोसिटी और थीटा के ऊपर कैसे डिपेंड करेगा मैग्नेटिक फोर्स, तो अब इसको समझते हैं। इसको समझने के लिए मैं इस वेलोसिटी के कंपोनेंट कर रहा हूँ। वेलोसिटी का थीटा से जुड़ा हुआ जो इधर कंपोनेंट आएगा वो आएगा v cos थीटा, और दूसरे वाला जो कंपोनेंट है वो इधर आएगा, उसका हम नाम रखेंगे v sin थीटा। अब इन दोनों में से कौन सा कंपोनेंट मैग्नेटिक फोर्स के लिए रेस्पॉन्सिबल है, मतलब चार्ज पार्टिकल पे जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा उसके लिए वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट रेस्पॉन्सिबल होगा, मतलब कौन से कंपोनेंट की वजह से मैग्नेटिक फोर्स आएगा, तो ये पता करना है। तो इसके लिए हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। ये मान लो मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें हम चार्ज पार्टिकल को मूव करवाएंगे। हमने देखा कि अगर इस चार्ज पार्टिकल को, ये जो चार्ज पार्टिकल है, अगर इसको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में थ्रो किया जाता है, इसकी वेलोसिटी अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होती है, तो आप देखते हो कि ये सीधा ही चला जाता है, ये मुड़ता ही नहीं है, ना इसकी स्पीड कम होती है, मतलब इसमें मैग्नेटिक फोर्स लगा ही नहीं। अगर ये चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, तब भी हमने देखा कि चार्ज पार्टिकल पे कोई भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगा, ये उसी स्पीड से सीधा चला गया, ना तो मुड़ा ना इसकी स्पीड में कोई वेरिएशन आया। इसका मतलब यहाँ पे जो चार्ज पार्टिकल है इसके ऊपर कोई भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं लग रहा है इन दोनों कंडीशंस में। पहली कंडीशन में वेलोसिटी किधर है, मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग है, मतलब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री। सेकेंड केस में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, वेलोसिटी इधर है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो 0 डिग्री और 180 डिग्री पे कोई भी मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है क्या, नहीं। लेकिन अगर मैं इस चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर v वेलोसिटी से थ्रो करूंगा, तो मैं देखता हूं कि इसके ऊपर मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स लगता है जो लग सकता है इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। इसका मतलब जब थीटा 90 डिग्री है तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स लगा, और जब थीटा 0 या 180 डिग्री है तो 0 मैग्नेटिक फोर्स लगा। अब इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम ये कंक्लूजन निकालेंगे कि ये जो कंपोनेंट है वेलोसिटी का, कौन सा, v cos थीटा, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग है। मतलब अगर चार्ज पार्टिकल v cos थीटा वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में चल रहा होता तो क्या उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, नहीं, है ना। अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में या उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है तो क्या उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगता है, बोलो, नहीं लगता ना। तो यहाँ पे ये जो चार्ज पार्टिकल है, अगर ये v cos थीटा वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में चलता तो क्या इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगता, नहीं लगता। लेकिन ये वाला जो कंपोनेंट है v sin थीटा, ये किधर है, ये तो z एक्सिस के अलोंग है, z एक्सिस आउटवर्ड है ना, बेसिकली बोर्ड पे ऐसे दिखा रखा है, z एक्सिस इधर है। तो z एक्सिस के अलोंग अगर चार्ज पार्टिकल v sin थीटा वेलोसिटी से चलता है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चलता, तो क्या उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगता, हाँ लगता। इसका मतलब ये है कि इन दोनों कंपोनेंट में से वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट मैग्नेटिक फोर्स के लिए रेस्पॉन्सिबल है, बताओ, v sin थीटा। ये चीज क्लियर हुई क्या। अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में या उसके अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा तब तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा ही नहीं। इसका मतलब ये जो कंपोनेंट है वेलोसिटी का, ये मैग्नेटिक फोर्स के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है। लेकिन क्योंकि ये वाला वेलोसिटी का कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है, और हमने एक्सपेरिमेंट में क्या देखा कि चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर जब मूव करता है तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगता है। इसका मतलब ये जो कंपोनेंट है v sin थीटा, इसकी वजह से मैग्नेटिक फोर्स लगेगा चार्ज पार्टिकल पे। तो हमको क्या लिखना चाहिए कि जो फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है, वो किसके प्रोपोर्शनल है, इधर लिख देता हूँ, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v sin थीटा। v cos थीटा का उसमें कोई रोल नहीं है, ये चीज समझाई है मैंने इससे, ठीक है। ये बातें समझ में आ गई क्या। तो 3 स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिखे हैं। तीनों स्टेटमेंट क्या है, अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करेगा तो उस पर लगने वाला फोर्स मैग्नेटिक फील्ड यानी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मैग्नेटिक फोर्स चार्ज की वैल्यू के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और मैग्नेटिक फोर्स v sin थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। 3 चीजों पे डिपेंड करेगा, ठीक है। इन तीनों चीजों को कंबाइन करके एक साथ लिख दो, तो क्या लिखोगे, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q v b sin थीटा। तीनों को मल्टीप्लाई करके एक साथ लिख दिया। प्रोपोर्शनलिटी में ऐसा लिख सकते हैं, अगर एक ही चीज के 2 या 3 चीजें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो सबको मल्टीप्लाई करके एक साथ उस चीज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख दिया जाता है। तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, क्यू ई बी साइन थीटा आ गया। अगर ये प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटाओगे तो इसकी जगह क्या आएगा,
एक कांस्टेंट आएगा। यहाँ पे उस कांस्टेंट की वैल्यू 1 होती है, इसलिए मैं सीधा लिख देता हूँ क्यू वी बी साइन थीटा। यहाँ पे कांस्टेंट आएगा लेकिन उसकी वैल्यू 1 है, तो 1 इंटू क्यू वी बी साइन थीटा क्या बनेगा, क्यू वी बी साइन थीटा ही बनेगा। ये अपने पास आंसर आ गया। ठीक है, तो अब याद रखना है कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करेगा, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करेगा तो उस पर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा, क्यू वी बी साइन थीटा। जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए पढ़ रखा है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर कोई चार्ज पार्टिकल क्यू मूव करता है तो उसके ऊपर लगने वाला फोर्स कितना होता है, क्यू इंटू ई के बराबर होता है। ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, क्यू मतलब चार्ज। उसी तरीके से बताओ कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करेगा तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा, क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है, अब बात करते हैं कि इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। डायरेक्शन भी तो पता करनी है, कैसे पता करोगे, तो इसी फॉर्मूले को मैं वेक्टर फॉर्म में लिख देता हूँ। F इक्वल्स टू आ जाएगा Q इंटू वी क्रॉस बी। आपको याद है जब भी हम दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, जैसे A क्रॉस B लिखते हैं तो क्या आता है, ए बी साइन थीटा। वैसे V क्रॉस B को ओपन करोगे तो क्या आएगा, वी बी साइन थीटा। और थीटा किसके बीच का एंगल होता है, जिन दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे होते हैं। यहाँ पे हमने लिखा V क्रॉस B, ये आएगा वी बी साइन थीटा। और थीटा किसके बीच का एंगल होगा, V और B के बीच का एंगल होगा। देखो यहाँ पे V और B के बीच का एंगल ये थीटा, V इधर है और B इधर है, मतलब इनके बीच का एंगल थीटा है ना। तो इसको वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखेंगे। वेक्टर फॉर्म में अगर लिखा है ऐसे तो आप फोर्स की डायरेक्शन कैसे पता करोगे, इसी फॉर्मूले से। यहाँ पे हमने लिखा है V क्रॉस B, यानी कि V क्रॉस B की जो डायरेक्शन आएगी वही फोर्स की डायरेक्शन मानी जाएगी। कोई भी दो वेक्टर्स हैं उनको आप इक्वल के सिंबल के साथ में तभी बराबर लिख सकते हो जब दोनों की डायरेक्शन भी सेम हो और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो। इधर वाली टर्म का मैग्नीट्यूड है Q इंटू वी क्रॉस बी, तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फोर्स को। तो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड हो वो Q इंटू वी क्रॉस बी यानी क्यू वी बी साइन थीटा के बराबर होना चाहिए। और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स किधर होनी चाहिए, V क्रॉस बी के अलोंग। भी चार्ज तो स्केलर क्वांटिटी है ना, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट करने से जो भी डायरेक्शन आएगी वही आपको मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन कंसिडर करनी है। अब इसके लिए क्रॉस प्रोडक्ट आपको आना चाहिए, आता है क्या। जैसे कोई भी दो वेक्टर दे रखे हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट करके हम डायरेक्शन कैसे पता करते हैं, जैसे ये ए है, ये है वेक्टर बी, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। इधर आपको ये पता करना है कि ए क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन पता करनी है ए क्रॉस बी। कैसे करोगे, तो इसके लिए राइट हैंड स्क्रू रूल होता है। राइट हैंड स्क्रू रूल ये बोलता है कि फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में राइट हैंड फिंगर्स को स्ट्रेच करो, सीधा रखो, और सेकंड वेक्टर की डायरेक्शन में फिंगर्स को घुमाओ। पहले से दूसरे वेक्टर की तरफ फिंगर्स को घुमाना है। फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में राइट हैंड फिंगर्स को रखना है, सेकंड वेक्टर की डायरेक्शन में फिंगर्स को घुमाना है। तो जो थंब होगा वो इनके क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन बताएगा। राइट हैंड फिंगर्स को फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में स्ट्रेच करना है, सेकंड वेक्टर की डायरेक्शन में घुमाना है। तो इस सिचुएशन में जो थंब होगा वो जिस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा होगा वो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन मानी जाएगी। तो अब खुद बताओ यहाँ से कि अगर V क्रॉस B की जो डायरेक्शन है वो फोर्स की डायरेक्शन कंसिडर करनी है तो V किधर है, ये बताया था ना कि x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये इधर z एक्सिस होगी, और चार्ज पार्टिकल ऐसे जा रहा है xz प्लेन के अंदर, तो ऐसे जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड इधर है, वेलोसिटी इधर है, तो V क्रॉस B करना है आपको। वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड वाले प्लेन में है, तो V क्रॉस B करोगे तो कैसे आएगा, ऐसे थंब ऊपर की तरफ आएगा। समझ में आई क्या ये बात, मैग्नेटिक फील्ड इधर, वेलोसिटी इधर, V क्रॉस B करोगे तो थंब किधर गया, ऊपर। इसका मतलब जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा किधर लगेगा, बोलो, ऊपर की तरफ लगेगा, यानी कि y एक्सिस के अलोंग लगेगा। तो फोर्स की डायरेक्शन पता करनी आ गई क्या, जो भी V क्रॉस B की डायरेक्शन होगी वही चार्ज पार्टिकल पे लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन कंसिडर करनी है। कौन से रूल से पता करेंगे, राइट हैंड स्क्रू रूल से। बस इसमें एक बात का ध्यान रखना है, चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव टाइप का भी हो सकता है और नेगेटिव टाइप का भी हो सकता है। तो पॉजिटिव टाइप के चार्ज के लिए यानी पॉजिटिव चार्ज के लिए फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी, V क्रॉस B के अलोंग होगी। जो V क्रॉस B की डायरेक्शन आएगी वही आपको फोर्स की डायरेक्शन कंसिडर करनी है। लेकिन अगर चार्ज पार्टिकल नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है मान लो इधर, तो इलेक्ट्रॉन पे तो नेगेटिव चार्ज होता है। तो अगर चार्ज पार्टिकल नेगेटिव है तो फिर यहाँ पे माइनस का सिंबल लग जाएगा,
और माइनस का सिंबल अगर यहाँ पे लग गया तो इसका मतलब वेक्टर की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, मतलब v क्रॉस b की जो भी डायरेक्शन आएगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको फोर्स की डायरेक्शन कंसिडर करनी है। मतलब अगर ये इलेक्ट्रॉन होता, अगर ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता तो v क्रॉस b की जो डायरेक्शन आ रही है ना ऊपर की तरफ उसके अपोजिट यानी कि माइनस वाई एक्सिस के लॉन्ग यानी नीचे की तरफ आप फोर्स की डायरेक्शन कंसिडर करते। फिर चार्ज की नेचर का फर्क पड़ेगा, वो ध्यान रखना है। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होगा तो उस पर फोर्स किधर लगेगा, v क्रॉस b की डायरेक्शन के अलोंग, और अगर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होगा तो उसके ऊपर फोर्स किधर लगेगा, v क्रॉस b की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर है इतनी बात?